बलवान जी जवाब दे देंगे, फिर प्रहलाद जी दे देंगे। बलवान जी आप भारतीय जनता पार्टी में रहे, अब प्रहलाद जी आप भी रहे, आप नहीं रहे भाजपा में? है भाजपा गठबंधन था, गठबंधन था भाजपा का, उस टाइम रहे आप साथी, हाथ मिलाते थे आप सारे, गणेशी लाल जी वगैरह, आपकी सरकार थी, बंसीलाल जी को आप शायद आप उस टाइम विधायक बनने से रह गए थे थोड़े से वोटों से। तो आप लोगों ने भाजपा को ना अंदर से देखा है, क्या भाजपा यूज एंड थ्रो है? भाजपा की पॉलिसी नेताओं की भी इस्तेमाल करो और फेंक दो, ऐसी रणनीति है। जैसे चौटाला से भी इनका गठबंधन था, हबीबा से भी इनका गठबंधन था, कुलदीप से भी गठबंधन था, और आज किसी से नहीं है, और जजपा को भी इन्होंने छोड़ दिया। क्या भाजपा नेता यूज एंड थ्रो की पॉलिसी पे चलते हैं? हरियाणा जनादेश टाइम्स को आप देख रहे हैं। इस चैनल को आपने यूट्यूब पर, फेसबुक पर अपार समर्थन और लोकप्रियता दी है। आज हम आपके सामने एक बहुत ही अजूबी राजनीतिक खबर, खास बात प्रस्तुत करने वाले हैं। फिल्मी गानों में आपने सुना होगा 7 अजूबे, लेकिन वैसे तो अब क्योंकि इंटरनेट क्रांति के बाद अजूबे मेरे ख्याल पता नहीं दर्जन हो गए होंगे या 15 हो गए होंगे। फतेहाबाद के इतिहास का एक पहला अजूबा आप ये देखिए, मेरे ठीक सामने पूर्व मुख्य संसदीय सचिव चौधरी प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा बड़े भाई हैं, पूर्व विधायक चौधरी बलवान सिंह छोटे भाई हैं, दोनों एक साथ बैठे हैं। और आपकी जिज्ञासाएं शुरू होगी होंगी कि ये दोनों आज मेरे साथ इकट्ठे कैसे बैठे हैं। जनादेश के विशेष कार्यक्रम में प्रहलाद जी, बलवान जी आए हैं, इनसे चुनाव को लेकर वार्तालाप करेंगे। जैसा आप सबको मालूम है कि 25 मई को सिरसा लोकसभा के लिए मतदान होना है। प्रहलाद जी, बलवान जी फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ रतिया में, टोहाना क्षेत्र में, जहां जहां और इनका प्रभाव है, कांग्रेस के समर्थन में और सिरसा लोकसभा सीट पर कुमारी शैलजा के समर्थन में लोगों को जुटाने में लगे हुए हैं, और काफी हद तक सफल भी होते चले जा रहे हैं। निरंतर सफलता इनके तरफ बढ़ रही है। प्रहलाद जी, बलवान जी, पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे पहला प्रश्न ये है कि कभी आपने ये कल्पना की थी कि आप दोनों इकट्ठे इंटरव्यू करोगे? देखो, आपने बुलाया, कल्पना तो तब हो ना जब कोई कल्पना की तरफ चले। आप कल्पना की तरफ चले, हम हाजिर हैं। पहले आपने बुलाया कब? ये हमारा कसूर तो नहीं है, ये आपका कसूर। आप पहले बुला लेते, हम तो पहले आ जाते। बलवान जी, आपसे भी बात हुई तो आप बोले नो प्रॉब्लम, कितने बजे आना है? तो कैसा लगा आपको? मैंने आपको 1 मिनट रहा, तो प्रहलाद जी से टाइम पूछ लो किस टाइम आना है, मैं 3 बजे तक फ्री हूँ। आज हमने ना इस वार्तालाप में आपसे कोई कंपटीशन नहीं करवाना। देखिए, उम्र में प्रहलाद जी बड़े हैं, आपके भी बड़े भाई, मेरे भी बड़े भाई, आप उम्र में मेरे से छोटे और छोटे भाई। मैं ना वास्तव में एक चुनावी स्थिति का ना विश्लेषण करना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से। कोशिश करेंगे हम जनादेश के जितना भी इस चैनल को हजारों लोग देखेंगे, उनके सामने हम एक सही तस्वीर प्रस्तुत करें। आप लोग 1 महीने से भी ज्यादा हो गया मेरे ख्याल, लगभग 1 महीना तो हो गया जी। हो गया। उससे पहले से आप सक्रिय हो गए थे। जैसे आप लोगों को पहले पता लग जाता है भी कुमारी शैलजा को टिकट मिलेगी। आप सबसे पहले मेरे को तो ये प्रश्न बताइए कि जैसे कांग्रेस को एकजुट होता हुआ हम देख रहे हैं, और प्रहलाद जी, बलवान जी, हम एक ये भी देख रहे हैं भी नकली इकट्ठे नहीं हुए हैं इस बार कांग्रेस नेता। नहीं तो पहले क्या करते थे भी कांग्रेस का आगे कोई चश्मे का हाथ कर देता था, इशारा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा आज तक की डेट में। और कल परसों तो जो चुनाव प्रचार ही बंद हो जाएगा, तो कोई ऐसा कर भी नहीं सकता। आप लोगों को कांग्रेस सत्ता में आती नजर आ रही है या कोई ईडी का डर है? क्या है ये, क्या चीज है, मतलब क्यों इकट्ठे हुए हो आप लोग? पहले प्रहलाद जी इस बारे में। देखो सुनील जी, मैं आपसे पहले भी 2-3 बार बात हुई, कांग्रेस के अंदर कभी कोई गुटबाजी नहीं थी। कांग्रेस हमेशा एक ही, कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे प्रधान है, राहुल जी हमारे नेता है। बाकी जितने भी लोग हैं वो सारे पदाधिकारी कांग्रेस के रूप में अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। और हम पहले भी कहते थे आपको
कि ये अपना अपना काम कर रहे हैं। चुनाव जिस दिन आए उस दिन आप देखना, और यही आपने देखा कि जिस दिन चुनाव आया, चुनाव आते ही सारे देश की कांग्रेस आज इकट्ठी है, और हमेशा ये इकट्ठी थी, और इस इकट्ठी की वजह से इंडिया गठबंधन बना, और ये इंडिया गठबंधन के बाद जीतेगा। इसलिए ये सारा का सारा जो है ना सिस्टम आज एक आप देख रहे हैं। बलवान जी, एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो जाती है, माँ बाप को भी एक बच्चे से कई बार ज़्यादा लगाव हो जाता है। एक बच्चा घर में ज़्यादा रहे उससे लगाव हो जाता है, एक मतलब कहीं दूर रहता है तो थोड़ा सा कम लगाव होता है। हालांकि लगाव सारी जगह ही होता है। जैसे सबको पता है कि प्रहलाद जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खास हैं और आप कुमारी शैलजा के खास हैं, तो क्या आपको कुमारी शैलजा के उम्मीदवार घोषित होने के बाद ये उम्मीदें थी भी कांग्रेस इस तरह से अपनी जी जान लड़ाएगी? कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता, ऐसी उम्मीद थी? जैसे प्रहलाद जी ने पहले कहा भी कांग्रेस से हमेशा ही एक थी, कोई गुटबाजी नहीं थी। ये तुम्हारे विरोधी पक्ष के लोग और गोदी मीडिया का षड्यंत्र था, कांग्रेस को भ्रमित करना, लोगों को भ्रम फैलाना। मैं आपको कई बार बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस इस हाथ के पंजे की तरह है। जब हम कंफर्टेबल जोन में होते हैं तो ये अपना काम करता है, ये अपना करता है, ये अपना करता है, ये अपना करता है, ये अपना करता है। कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है। जब चुनाव आता है तो ये पंजा ऐसे हो जाता है और विरोधी पक्ष के जवाड़े पे ऐसा गुस्सा मारते हैं कि उसकी 32 के 32 बार आते हैं। और अब आप देख रहे हो सारी कांग्रेस एक है, और 4 जून को इनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि बीजेपी वाले याद रखेंगे। प्रहलाद जी, प्रश्न मेरा मैं दोनों से ही करूंगा, उसी से रिलेटेड होगा। भारत का संविधान कांग्रेस नेता कह रहे हैं खतरे में है, कि थोड़ा क्लियर करें किस तरह से खतरे में है? खतरे में इसलिए है सुनील जी कि 10 साल से लगातार आप देख रहे हो कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ये सरकार जो एजेंडा आरएसएस का था, जो एजेंडा आरएसएस का बेसिकली उस एजेंडे के ऊपर चल के, और ये आज देश को पूंजीवाद और हिंदुत्व के नाम पे धर्म के राजनीति के अंदर जोड़ के और इस देश को अलग से दिशा में लेके जाना चाहती है। और उसका सबूत आपके सामने है कि जितने पब्लिक सेक्टर्स थे उन सबको धीरे धीरे इन्होंने खत्म करते जा रहे हैं। प्राइवेट पब्लिक स्कूल, जो सरकारी स्कूल से लेके हवाई अड्डे तक, चाहे वो आपके हॉस्पिटल हैं, चाहे आपके रोडवेज है, चाहे आपके रेलवे है, चाहे आपके हवाई अड्डे हैं, ये सारी के सारी चीज़ें जो है ना वो धीरे धीरे अपने प्राइवेट सेक्टर में बेचे जा रहे हैं। बहुत से बेचे जा रहे हैं, बाकी ये जो आपकी प्रथा होती है उसके ऊपर ये लेके जा रहे हैं कि इन सब के ख़त्म करके और प्राइवेटाइजेशन के लेके जाएं और देश को इस हालात से पंगु बना दें ताकि ये देश जो है हमारे हाथ में रहे। और मोदी जी का, अमित शाह जी का हमेशा ही एजेंडा रहा है। अब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पॉलिटिकल लीडर हो, आपका मीडिया है, उसको तो सारा इन्होंने बिल्कुल कैच ही कर रखा है। जो आज कोई मीडिया उसका ऐसा मालिक नहीं है जो उनके कहने के बजाय एक न्यूज भी चला दे। अब लोकल लेवल के ऊपर आप चला रहे हो, ये आपकी मैं तो हिम्मत मानता हूँ, बाकी नेशनल लेवल के ऊपर कोई मीडिया कोई चीज़ दिखाता ही नहीं। और अभी सिलेक्शन के अंदर आपने देखा है, अब नरेंद्र मोदी जी की, अमित शाह की रैली में 2-2 हज़ार आदमी होते हैं, उनको सारा दिन दिखाते हैं अलग अलग जूम करके। और राहुल गांधी की रैली के अंदर लाखों आदमी होते हैं। कल परसों यूपी के अंदर राहुल गांधी, अखिलेश यादव की रैली हुई, मेरे ख्याल में आज तक का रिकॉर्ड होगा, कभी इतने आदमी नहीं जुड़े, मीडिया दिखाता नहीं। प्रहलाद जी, इसलिए मैं जो आपने सवाल पूछा उसको कंक्लूड कर देता हूँ। इसलिए इनके इन एक्ट को देखते हुए लोगों के मन में अपने आप आ गया भाई अब की बार अगर ये सत्ता में आ गए तो जिस तरह के ये चल रहे हैं ये देश के संविधान को बदलेंगे, और देश के संविधान को बदलेगा तो हमारा वोट का अधिकार छीना जाएगा। इस बात को महसूस करते हुए आज सारा देश जो है, आज असल में मुकाबला कोई पार्टियों के बीच में नहीं है, आज तो देश की जनता जो है ना वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है और संविधान को बचाने के लिए लड़ रही है। और जैसे बलवान जी कह रहे थे 4 जून का रिजल्ट आएगा, उसमें आप खुद देखोगे कि हम संविधान को इन्होंने कैसे बचाया और इंडिया बलवान जी कैसे हुई। इसी से रिलेटेड प्रश्न है, आपके विचार उसके बारे में जरूर आप खुल के बताएं। क्या नरेंद्र मोदी देश का एक तानाशाह प्रधानमंत्री है? क्या वास्तव में ऐसा हो जाएगा कि भाजपा तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो अगली बार लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और चुनाव नहीं होंगे? क्या ऐसा संभव है? चाणक्य नीति कहती है कि रोटी को पलटते रहना चाहिए, अगर नहीं पलटो तो जल जाएगी। सत्ता को बदलता रहना चाहिए, नहीं सत्ता तानाशाही हो जाएगी। और नरेंद्र मोदी जो कार्य प्रणाली है, जो ईडीआई, सीबीआई, आईटी का जो दुरुपयोग करके जो दूसरे राजनीतिक विपक्षी दलों के लोगों को जानबूझ के जेल के अंदर ठोका जा रहा है, ये तानाशाही प्रवृत्ति का परिणाम है।
और सरकार तो 272 में ही बन जाती है, ये 400 पार का नारा क्यों दे रहे हैं? और इनके सीनियर नेताओं ने कहा भी है हमें संविधान बदलने के लिए 400 सीटें चाहिए। अगर ये बाबा साहब का संविधान बदल देंगे तो हमारा वोट का अधिकार खत्म हो जाएगा। वोट का अधिकार खत्म हो जाएगा तो आज़ादी खतरे में पड़ जाएगी। जब शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और उधम सिंह कंबोज ने हमें आज़ादी दिलाने के लिए, वोट का अधिकार दिलाने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पे चढ़ गए थे, उस आज़ादी को सही सलामत रखना, बरकरार रखना हम सब हिंदुस्तानी का ये धर्म भी बनता है, कर्म भी बनता है कि जो चीज़ हमें विरासत में मिली है जो कि तो हम अगली पीढ़ी को वो सौंप दें, ये हमारा धर्म बनता है। इस आज़ादी को हम बरकरार तभी रख पाएंगे इस बार हम इंडिया गठबंधन को सत्ता मिलाएं। अगर ये तानाशाही प्रवृत्ति के लोग, RSS के लोग दोबारा कहीं आगे सांप्रदायिक ताकतें ज़्यादा सक्रिय होगी तो हिंदुस्तान को ये छिन्न भिन्न कर देंगे। और जिस तरह से प्रहलाद जी कह रहे थे कि निजीकरण की तरफ चल रहे, अगर सारा सौदा ही निजीकरण हो गया तो आने वाले समय में युवा बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, प्राइवेट सेक्टर में सेठ साहूकार की नौकरी करनी पड़ेगी, उनकी वहाँ पे क्वालिफिकेशन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अग्निवीर योजना इन्होंने खत्म कर दी, सरकारी नौकरी इन्होंने खत्म कर दी, और दूसरी जो मूलभूत सुविधाएं आम जनमानस को सरकार से मिलनी चाहिए ये सब खत्म करने की तरफ ही अग्रसर है। इसलिए राहुल जी ने समूचे विपक्ष को इकट्ठा करके इंडिया गठबंधन बनाया है। और अब सभी हिंदुस्तानी का धर्म बनता है कि इंडिया गठबंधन का साथ दें। अगर कोई साथ नहीं देगा तो उसका सबसे बड़ा गुनहगार आने वाली पीढ़ी के हम सब होंगे। प्रहलाद जी, मेरा प्रश्न अब ये है कि महंत आदित्यनाथ योगी सरसा आए, मेरे को हैरानी भी हुई। विद्वान हैं, महाराज हैं, साधु संत रहे हैं, सारी चीज, चलो एक मुख्यमंत्री हैं, एक बहुत बड़ी स्टेट के, उन्होंने अपने भाषण में ये कहा कि नरेंद्र मोदी ना महिलाओं का मंगलसूत्र छीन के मुसलमानों को दे देगा। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, हम तो अपने हर एक भाषण में ये बात कहते हैं कि ये जो भाषण, ये आप योगी आदित्यनाथ जी ने तो कल ये बात कही, सबसे पहले ये नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही। जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने ये बयान दिया था मंगलसूत्र के ऊपर, उस दिन नरेंद्र मोदी जी ने अपनी हार कबूल कर ली थी। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि 10 साल से इन्होंने राज बनाया, वो तो झूठ के नाम के ऊपर बनाया, और उसके बाद में ये बह के दौर में इस राज को 10 साल से चला रहे हैं, जो ये एजेंसी कही इनका दुरुपयोग करके। अब इलेक्शन के अंदर इनको और कोई चारा नहीं मिला तो ये भी भय की बात है। अब मंगलसूत्र हमारे महिलाएं, हमारी माताएं बहनें हैं, उनके लिए सबसे सम्मान की अगर कोई चीज है तो वो उसका मंगलसूत्र है, जिसकी रक्षा के लिए वो कुछ भी कर सकती है। अब उस चीज के ऊपर इस तरीके का हमला करना, भाई आपका मंगलसूत्र छीन के मुसलमानों को दे देंगे, ये मतलब उसी चीज का एक फैक्टर है, भाई ये डर दिखा रहे हैं। और ये मंगलसूत्र की बात छोड़ो, मंगलसूत्र के अलावा नरेंद्र मोदी ने तो यहाँ तक कह दिया कि किसी के पास अगर 2 भैंस है तो एक भैंस भी कांग्रेस ले जाएगी। गुजरात में ये भी भाषण दे दिया। और योगी आदित्यनाथ तो यूपी में सरेआम कहते हैं कि अगर आपके पास 2 मकान है तो एक मकान जो है वो मुसलमानों को दे दिया जाएगा। तो ये जो सारी चीजें हैं, वो डर की जो मैंने आपको बात बताई, उस डर के वातावरण में लोगों को ला के और ये इस तरीके के भ्रम फैला रहे हैं। मुद्दा तो इनके पास है ही नहीं। आज महंगाई के ऊपर कोई बयान अगर इन्होंने दिया बताओ, आज अगर बेरोजगारी पर कोई बयान दिया, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कोई बयान दिया है तो बताओ, कोई भी भाषण इनका। शुरू में ये मोदी की गारंटी की बात करते थे, जैसे बलवान भाई साहब कह रहे थे 400 पार की बात करते थे। अब 2 फेज के इलेक्शन के बाद में मोदी की गारंटी भूल गए, 400 पार भूल गए। अब ये इस इलेक्शन को क्या ध्रुवीकरण जो है इस कास्ट बेस के ऊपर धर्म के नाम पे पाकिस्तान और मुसलमान की तरफ लेके जाना चाहते हैं, जो कि लोग कतई उस बात से समझ चुके हैं और उसमें भ्रमित लोग नहीं होंगे। और उसका मुंह तोड़ जवाब लोगों ने ये जो 5 फेज के इलेक्शन है इसमें दे चुके हैं। इसमें इन्होंने हार मान ली। ये 2 फेज के इलेक्शन है, इसके बाद में और कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए ये जो बात कर रहे हैं ना, इसका हम पूरी तरह से बहुत ही पुरजोर तरीके से इसका हम विरोध करते हैं कि हमारी माताओं बहनों के प्रति जो ये आपत्तिजनक इन्होंने बात कही है, मंगलसूत्र के ऊपर जो अटैक किया है, ये बहुत ही निंदनीय है ऐसे लोगों के लिए। बलवान जी, इसी से संबंधित प्रश्न है, क्या हरियाणा में भी सांप्रदायिक तनाव खड़ा किया जा रहा है? क्या जाट वर्सेस गैर जाट, इस तरह की परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं? ये हरियाणा में नहीं सचदेवा साहब, ये समुचे राष्ट्र सत्र पे जात पात की बात करते हैं ये लोग। आप पंजाब में जाओ, वहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की बात करेंगे। आप जम्मू कश्मीर में जाओ, वहाँ पे कश्मीरी पंडितों की बात करेंगे। आप यूपी में जाओ, वहाँ पे हिंदू मुसलमान की बात करेंगे। महाराष्ट्र में जाओ, मराठा नॉन मराठा की बात करेंगे। बिहार में जाओ, कुर्मी और यादव की बात करेंगे। गुजरात
राजस्थान में जाओ गुज्जर और मीणा की बात करेंगे, गुजरात में जाओ पटेल और नॉन पटेल की बात करेंगे, दिल्ली चंडीगढ़ बड़े शहरों में जाओ शहरी और ग्रामीण की बात करेंगे, किसानों में जाओ छोटे किसान बड़े किसान की बात करेंगे। ये हर जगह ये जहर फैलाना चाहते हैं, लेकिन अब इनकी पोल पट्टी खुल चुकी है। अब इनको कहने के लिए ज़्यादा शब्द नहीं, जनता गुमराह होने वाली नहीं है। अब जनता ने मन बना लिया है कि ये लोग सांप्रदायिक लोग हैं, ये हमें लड़ा के देश को दोबारा गुलामी की तरफ ले जाना चाहते हैं। मेरा आप दोनों से प्रश्न है, पहले बलवान जी जवाब दे देंगे, फिर प्रहलाद जी दे देंगे। बलवान जी, आप भारतीय जनता पार्टी में रहे, अब प्रहलाद जी आप भी रहे, आप नहीं रहे भाजपा में? हैवी पर भाजपा गठबंधन था, गठबंधन था भाजपा का। उस टाइम रहे आप साथी, हाथ मिलाते थे आप सारे, गणेशी लाल जी वगैरह, आपकी सरकार थी। बंसीलाल जी को आप शायद आप उस टाइम विधायक बनने से रह गए थे थोड़े से वोटों से। तो आप लोगों ने भाजपा को ना अंदर से देखा है, क्या भाजपा यूज एंड थ्रो है? भाजपा की पॉलिसी नेताओं की भी इस्तेमाल करो और फेंक दो, ऐसी रणनीति है। जैसे चौटाला से भी इनका गठबंधन था, हवीपा से भी इनका गठबंधन था, कुलदीप से भी गठबंधन था, और आज किसी से नहीं है, और जजपा को भी इन्होंने छोड़ दिया। क्या भाजपा नेता यूज एंड थ्रो की पॉलिसी पे चलते हैं? बलवान जी, पहले आप इस बारे में। ये यूज एंड थ्रो तो अब नया शब्द है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि भाजपा मानस खानी पार्टी है, उसी का ये पर्यायवाची शब्द है, मानस खानी पार्टी। भाजपा है ही ऐसी पार्टी। अब आप कुलदीप जी को देखो, जब वो कांग्रेस में थे तो प्रदेश स्तर के नेता थे, भाजपा में आते ही उनको एक विधानसभा क्षेत्र का नेता बना दिया। तो इस तरह ये लोगों का यूज भी करती है और फिर उनको मक्खी की तरह दूध से निकाल के फेंक देती है। अब दूसरे लोग भी भली भांति इनकी कार्यप्रणाली से समझ चुके हैं, और जब हम भाजपा के अंदर थे तो हम देखते थे इनकी बातें, ये तो अंदर से बड़े सांप्रदायिक लोग हैं, ये तो दोबारा देश को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। ये हमारा जो भाईचारा है, एकता में अनेकता, उसको भी तोड़ना चाहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार जनता इनके बहकाव में आएगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो 14वें भाषण था, उससे निम्न सत्र का भाषण आज है। अगर नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में कुछ किया होता तो अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करता, और रिपोर्ट कार्ड पे इंडिया गठबंधन से लोकसभा चुनाव में 2-2 हाथ करता। लेकिन वही गाय भैंस, वही मंदिर मस्जिद, वही अफगानिस्तान पाकिस्तान, ये कोई प्रधानमंत्री की भाषा नहीं। प्रधानमंत्री का पद गरिमामूल पद होता है, चाहे अटल बिहारी रहे हों, चाहे देवेगौड़ा जी रहे हों, चाहे पीवी नरसिम्हा राव रहे हों, राजीव जी रहे हों, जो भी प्रधानमंत्री ने गरिमा रखी है इस पद की, और पद के अनुसार बोलते थे। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद की गरिमा के अनुसार नहीं बोलते, उसने गरिमा को कम करने का काम किया है। प्रहलाद जी, हवीपा भाजपा गठबंधन था जी। आप चौधरी सुरेंद्र सिंह जी की उसी टाइम असामयिक मौत हो गई, चलो, तो आप चौधरी बंसीलाल जी के भी बहुत करीब थे। क्या आपने नजदीक से देखा भाजपा ने हवीपा के साथ धोखा किया और चौटाला सरकार बनी थी? देखो, मैं आपने कहा गठबंधन चौधरी बंसीलाल जी का था, अंदरूनी तो इस पार्टी के साथ कभी कोई संबंध का मौका नहीं मिला, लेकिन उनका परिस्थितियों में बंधन हो गया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, चौधरी बंसीलाल जो थे वो भी इस हरियाणा को बनाने में फर्स्ट, हरियाणा का निर्माता का नाम दिया जाता है कि हरियाणा का निर्माण सबसे पहले चौधरी बंसीलाल जी ने किया। अब ठीक है, गठबंधन में सरकार बनी, अब उन लोगों ने अंदर की बात है, कोई परिस्थितियाँ ऐसी होगी जिन्होंने चौधरी बंसीलाल को उन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश की होगी, लेकिन चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा को सर्वोपरि समझा, आपकी कुर्सी जो है वो त्याग दी, लेकिन इनकी वो जो बात थी या इनकी ब्लैकमेलिंग थी उसमें नहीं आए। तो ये पार्टी तो जैसे बलवान जी कह रहे, इसका नेचर ऐसा हो सकता है। तो इनका, मैं तो आपको ये कह सकता हूँ कि जो सही माइंड का आदमी होगा वो यूएस थ्रो इसको नहीं होगा, इसको थ्रो कर देंगे। वो चौधरी बंसीलाल ने किया, इनको थ्रो कर दिया, चाहे उनकी सरकार चली गई, लेकिन उन्होंने सरकार हरियाणा के ऊपर कोई आंच इनकी वजह से आने नहीं दी। बलवान जी, प्रश्न अब आपसे ये है, चुनाव आ गया, 3 दिन बाद आप लगे भी हो, मेहनत भी बहुत कर रहे हो और आपका टाइम भी कीमती है। अशोक तंवर की तुलना में कुमारी शैलजा को वोट लोग क्यों दें? क्या खासियत है कुमारी शैलजा? देखो, कुमारी शैलजा एक लोकप्रिय नेता है हमारे सिरसा लोकसभा क्षेत्र की। इनके फादर साहब का हमने कार्यकाल देखा, इनका कार्यकाल देखा, और जिस राजनीतिक दल का, राजनीतिक व्यक्ति का अतीत सुंदर होता है तो हम कल्पना कर सकते हैं कि उसका भविष्य भी सुंदर होगा। और शैलजा जी की बातों पे सिरसा लोकसभा क्षेत्र का मतदाता विश्वास करता है, तंवर साहब की बातों पे यहाँ का मतदाता विश्वास नहीं करता। इसलिए शैलजा जी जो बात कहती हैं तो मतदाता सोचते हैं कि अपनी बात पे खरी उतरेंगे। इसलिए सिरसा लोकसभा क्षेत्र का जनता जनार्दन आज शैलजा बहन जी का चुनाव लड़ रही है। प्रहलाद जी, यही प्रश्न आपसे है
कल मनजिंदर सिंह सिरसा जो अखिल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष भी रहे, फतेहाबाद में थे, तो मेरी उनसे बातचीत हुई तो वो बोले कि कुमारी शैलजा तो ना गर्मियों में पिकनिक मनाने सिरसा आई हुई हैं, चुनाव जीतेंगी 6 महीने दर्शन ही नहीं होंगे, तंवर आपके बीच में रहेगा, उसकी कोठी भी है और सारे आपके काम भी करेगा, ऊपर मोदी की सरकार बढ़नी ही बढ़नी है, तो आप तंवर को वोट दो। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, आज मनजिंदर सिंह सिरसा जी की आपने बात की, मैं ज़्यादा उसकी बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो उनसे आपके थ्रू उनसे एक ही बात करना चाहता हूँ कि शैलजा के बारे में या कांग्रेस पार्टी के बारे में कोई बात करने से पहले वो अपने पिताजी से पूछ लें, अपने खुद के पिताजी से पूछ लें भाई उनका शैलजा जी जो दलबीर सिंह जी या कांग्रेस के बारे में क्या रवैया रहा है, क्या विचार रहा है, किस तरीके से वो इनके लिए काम करते रहे। मनजिंदर सिंह सिरसा के पिता, मनजिंदर सिरसा के पिताजी जो है उनसे पूछ लें, वो सारा इनको अपने आप ही बता देंगे। इनको अभी राजनीतिक तौर पर बच्चे हैं और एम्बिशियस हो गए, बयान दे दिया, इस तरीके के बयान नहीं देना चाहिए। पहले अपना अतीत देखें कि उनके पूर्वज हमेशा हमारे तो दोस्त हैं, इनके फादर बहुत अच्छी तरह दोस्त हैं, अब भी हमारे पास आते जाते हैं, तो वो उनका अतीत देखें। वो हमेशा ही कांग्रेस के बहुत कट्टर समर्थक रहे हैं, बहुत कट्टर समर्थक, बाजेका से हैं इनके पिताजी सारे, तो वो इसलिए मैं ज़्यादा इन पर टीका टिप्पणी नहीं करता, तो उनको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। बाकी तंवर साहब के बारे में आपने जो बात की कि तंवर साहब का शैलजा जी का क्या, तंवर साहब जो है बहुत और एम्बिशियस है राजनीति के अंदर। इतना और एम्बिशियस कोई भी आदमी होगा ना, उसके यही हालात बनते जाएंगे, क्योंकि राजनीति जो है ना, राजनीति अगर आपने करनी है, देश सेवा करनी है, तो ये तो आप छोटी सी, जैसे आजकल क्रिकेट का जमाना है, मैं उसमें आपको छोटी सी उदाहरण के रूप में दे सकता हूँ कि लोगों की सेवा करके राजनीति करना तो एक टेस्ट मैच है। और तंवर साहब जो है इसको T20 के बजाय आजकल जो 100 आ रहा है ना, वो तो उस हिसाब से खेलना चाहते हैं राजनीति को। तो राजनीति में T20 नहीं चलता, राजनीति में तो टेस्ट मैच की तरफ को खेलेगा, उस तरफ से चलतेगा। और शैलजा जी का जैसे बलवान जी ने बताया, जड़े हैं यहाँ, अब वो तो कहते हैं पिकनिक मनाते, उनके जड़े हैं। चौधरी दलबीर सिंह 1952 में पहली बार विधायक इसी फतेहाबाद से बने थे मेरे दादाजी के साथ। उस वक्त एक सीट पर 2 वोट पड़ते थे। 1952 के पहले जनरल इलेक्शन हुए, उस वक्त फतेहाबाद से मेरे दादा चौधरी गंगाराम जी MLA बने थे जनरल सीट से, और रिजर्व सीट से चौधरी दलबीर सिंह बने। उसके बाद में 4 बार इनके फादर यहाँ से रहे MP चौधरी दलबीर सिंह, 2 बार कुमारी शैलजा जी यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट रही। और फिर भी अगर मनजिंदर सिंह ये बात कहते हैं भी पिकनिक मनाने आती हैं, तो ये अब इसकी तो सोच का आप अंदाजा लगा सकते हो। तो ये है, और उसका मैंने आपको कहा भी वो अपना अतीत अपने पूर्वजों से पूछे कि इस परिवार के प्रहलाद जी आस्था है। हम लंबी बातचीत कर रहे हैं, इसको अब 1-2 क्वेश्चन के अंदर समेटने भी जा रहे हैं। बलवान जी, हम तो एक पत्रकार हैं, निष्पक्ष टिप्पणी नहीं कर पाएंगे भी। फतेहाबाद जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं, फतेहाबाद, रतिया और टोहाना। हालांकि हमारे पास भी आकलन आता रहता है भी टोहाना में ज़्यादा वोट मिलेंगे शैलजा को, रतिया में शैलजा को वोट मिलेंगे, फतेहाबाद में मिलेंगे। क्या फतेहाबाद से ज़्यादा लीड शैलजा को टोहाना और रतिया में मिलेगी? फतेहाबाद के 3 हल्के नहीं, 9 के 9 हल्के एक दूसरे के। नहीं, मैंने 3 हल्कों का पूछा है आपसे सिर्फ। फतेहाबाद के 3 हल्के ही बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, जनता में उत्साह है, जोश है। और जब जनता में इतना भारी उत्साह और जोश होता है तो सदैव साहब अंदाजा नहीं लगा सकता कौन सा हल्का आगे निकलेगा, कौन सा हल्का पीछे निकलेगा, लेकिन बम्पर जीत मिलेगी 3 हल्कों से। प्रहलाद जी, इसी से रिलेटेड प्रश्न है, थोड़ा सा टेढ़ा प्रश्न पूछ लूं? आप मैं ना करूंगा तो आप रुको। अच्छा, प्रश्न ये है कि आप लोग चुनाव के बाद ये कैसा फैसला करोगे कि मैंने ज्यादा वोट दिवाए या बलवान ने ज्यादा वोट दिवाए? इस बात का फैसला कैसे होगा? इस बात का फैसला तो कोई बेल्ट बांध रखी है आपने? नहीं, इस बात चुनाव प्रचार करते हुए आज भी अनाज मंडी में आप इकट्ठे थे, कोई बेल्ट, और गाँव में भी मेरे ख्याल आप बिना शैलजा जी के भी इकट्ठे मैंने देखा, बहुत सारे गाँव में हमारी टीम भी गई, कवर की। वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी आज जैसे बलवान कह रहा था भी 3 हल्कों का कंपटीशन है, भी कौन सा हल्का आगे निकल जाए। इसमें ये बलवान और प्रहलाद का कंपटीशन नहीं है, ये तो रेस जो है ना फोटो फिनिश पर होगी। बाकी 3 हल्कों में इतना ज्यादा लोगों के अंदर जोश है भी कौन सा हल्का ज्यादा लीड देगा। इसलिए फतेहाबाद के अंदर जो भी वोट पड़ेंगे वो सारे कांग्रेस पार्टी के वोट पड़ेंगे और कांग्रेस को जिताने के लिए वोट पड़ेंगे, शैलजा जी को यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट बनाने के लिए वोट पड़ेंगे। इसलिए हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास है कि फतेहाबाद से हम
मैक्सिमम लीड लें। और प्रहलाद जी, तो हमारा ये है कि सबसे ज्यादा वोट मैं आपको बताऊं, प्रश्न तो चलो हम विधानसभा चुनाव भी होने हैं, आपसे कई बार पूछेंगे। बलवान जी, एक चीज ये बताओ, आप एक बार एमएलए रहे हो, आप भी एक बार एमएलए रहे हो। जी। अब लोग ये कह रहे हैं, जन चर्चा है, मैं आपको बताता हूँ भी, कांग्रेस 4 सीट भी जीती, देखिए आप तो 10 की 10 जिताओगे, आप क्यों हराओगे? मैं जर्नलिज्म की भाषा में बात कर रहा हूँ भी, कांग्रेस 4 सीट भी अगर हरियाणा में जीत जाती है ना, तो अगली सरकार कांग्रेस की है। तो आप लोग कैसे फैसला करोगे भी मैं लड़ूंगा या मैं लड़ूंगा? इस टिकट एक को मिलेगी, आधी आधी हो सकती है, एक को मिलेगी। तो बलवान जी, कैसे फैसला होगा भी? प्रहलाद जी पहले बन लिए तो अब उनकी बारी है, या आप उनके बाद बने अब आपकी बारी है, या बड़े के लिए बहुत हो गया अभी अब छोटे की बारी है? कोई इस बारे में बताओ थोड़ा सा, लोगों को स्पष्ट हो। राजनीति में जो व्यक्ति मेहनत करता है, उसके हर व्यक्ति की कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की इच्छा होती है। ये तो जिस तरह से शैलजा बहन जी को टिकट मिली, जनता की भावना थी भी, क्यों तंवर को जब डिक्लेयर किया भारतीय जनता पार्टी ने, तो लोगों ने हरा हुआ प्रत्याशी घोषित कर दिया था। और जनता की भावना थी भी शैलजा जी आए, और जनता की भावनाओं के अनुरूप कांग्रेस हाईकमान इनको टिकट दी थी। इसी तरह विधानसभा चुनाव आएंगे तो जनता की भावनाओं को जाना जाएगा, सर्वे किया जाएगा, और भी पार्टी के जो तरीके होते हैं टिकट देने के उस अपनाए जाएंगे। जो भी स्ट्रांगली रिकमेंडेड होगा उस साथी को टिकट मिल जाएगी। और जिस तरह आज हम साथ बैठे हैं, उसी तरह विधानसभा चुनाव साथ लड़ेंगे। जिसको भी टिकट मिलेगी दूसरा उसको साथ देगा उसको, उसी तरह साथ चलेंगे। सरकार बनाना हमारा लक्ष्य है, हरियाणा में सरकार बनाए, आम जनमानस की भलाई के काम करें। हमारा लक्ष्य टिकट हासिल करना नहीं है, हमारा लक्ष्य है हरियाणा में कांग्रेस को सत्तासीन करना है। अब एक क्वेश्चन का जवाब आप बड़ी साफ गोई से देना मेरे को। मैं तो सोच रखा था भी आज नहीं पूछूंगा। पूना में सचिन पायलट जी आए, मैं खुद सामने बैठा था, बिल्कुल फ्रंट में, मैं वीडियो भी बना रहा था। सचिन पायलट जी क्या बहुत ज्यादा जल्दी में थे? जैसे आपका लास्ट लाइन कंप्लीट होने से पहले उन्होंने दोनों बाजू से आपको माइक से पीछे कर दिया, कोई पगड़ी वगैरह बाद में आपने पहनाई। प्रहलाद जी को भी एक 5-6 जनों की लाइन बन गई, उनकी कोई इतना, सचिन पायलट को जेड सुरक्षा वाला कोई खतरा या कोई किसी आतंकवादी संगठन ने धमकी दे रखी हो, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। लोगों को भी वो अच्छा नहीं लगा, वो ऐसा क्यों हो गया? वो पायलट साहब का उसमें कोई कसूर नहीं है, हमारी व्यवस्था नहीं बन पाई थी। ठीक है, हमारी व्यवस्था की वजह से एकदम में कार्यकर्ता में उत्साह ज़्यादा था, और ज़्यादा उत्साह में कांग्रेस कार्यकर्ता अग्रेसिव हो गए थे, व्यवस्था हमारी छिन भिन्न हो गई थी। व्यवस्था छिन भिन्न होने थे, लीडर थोड़ा अनकंफर्टेबल होता, लेकिन पायलट साहब का इसमें कोई कसूर नहीं था। फिर उन्होंने कहा भी सीधा मैं ही बोल लेता हूँ, तो उन्होंने अपनी स्पीच दी थी। और जितनी भीड़ होती है तो उसके अंदर माड़ी मोटी धक्का मुक्की होना स्वाभाविक है। ये तो मीडिया वीडियो बना देता है, उसको बीजेपी का IT सेल एडिट करके फॉरवर्ड करने का प्रयास करता है। जिस तरह प्रहलाद जी कह रहे थे कि यूपी के अंदर पिछले दिनों राहुल जी की और अखिलेश जी की जनसभा बहुत भारी थी, और राहुल जी भी वहाँ पे भाषण नहीं दे पाए थे। तो इस तरह के तो चुनाव के दौरान जब जनता में बहुत ज़्यादा जोश हो तो इस तरह के प्रकरण होने स्वाभाविक है। लेकिन बीजेपी का जो IT सेल है वो एडिट कर करके ये कर रहा है। हम तो सोचते थे कि ये समूचे वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इनकी सोच तो घड़ी मोहल्ले वाली है। इनको सोच भी फिर वो दूसरी रखनी चाहिए, इतनी बड़ी पार्टी है तो, लेकिन सोच तो रखते हैं गली वाली, और अपने आप को कहते हैं वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है। प्रहलाद जी, पिछला इलेक्शन सामने है, लास्ट पर्सन है भी, मेरे ख्याल लगभग 3 लाख वोटों से कुल सुनीता दुग्गल जी MP लीड लेके जीती थी, 75,000 की फतेहाबाद से लीड थी। आप अपने उम्मीदवार कुमारी शैलजा की 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों को कंक्लूड करते हुए, क्योंकि आप लोग अपने घर बैठ के कॉपी पेन लेके विश्लेषण करते हो, आप अपने पॉकेट से पूछते भी हो, आपको हर खबर है, कितनी बड़ी जीत का आप दावा कर रहे हो? देखो, जीत का बड़ी का ये सुनील जी, हम तो ये कह सकते हैं भी बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। हमारा प्रयास है, सुनीता दुग्गल जी का आपने नाम लिया, तो हमारा प्रयास है कि हर आदमी जो रिकॉर्ड बनता है तो दूसरे का प्रयास है रिकॉर्ड को तोड़े। तो प्रयास तो हमारा यही है, बाकी फैसला जनता जनार्दन ने करना है, लेकिन हम अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हमारा प्रयास ये होगा कि बहुत ज्यादा मार्जिन से जीते, वो रिकॉर्ड कोई बना हुआ है सरसा का, उसको तोड़ने का हम प्रयास करेंगे। साथियों, आपने पूर्व विधायक चौधरी बलवान सिंह दौलतपुरिया, मैंने पहले ही कहा था मेरे छोटे भाई जैसे हैं। पूर्व मुख्य सचिव चौधरी प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा बड़े भाई जैसे हैं, बहुत प्यार है इनके साथ, पत्रकारिता भी करते हैं, निष्पक्षता से इनसे बात करने की कोशिश की है। किसी जनादेश टाइम्स का उद्देश्य है किसी पार्टी विशेष को नीचा दिखाना या ऊंचा उठाना नहीं है।
ये नेता लोग क्या सोचते हैं, किस तरह से फील्ड में काम कर रहे हैं। एक हमने, क्योंकि आप इनकी बातें तो सुनते रहे हैं, एक बहुत अच्छे वीडियो सेटअप में आपको इनके बारे में विचारों का पता लग सके और आप अपने वोट का सही फैसला कर सके। लोकतंत्र है, वोट देने आपने जाना है, किसी ने आपकी उंगली नहीं पकड़नी है। हरियाणा जनादेश टाइम्स को आप फेसबुक पेज पर फॉलो करें, शेयर करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही बेहतरीन इंटरव्यू आपको लगातार दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सुनील जी, आपका भी। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। वो 25 मई का दिन आने वाली पीढ़ी को पूरी तरह समर्पित करें, 100% वोट डालें, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान बचाना है, किसानों को MSP गारंटी कानून देना है, दुकानदार का व्यापार बचाना है और इंडिया अलायंस का आपको साथ देना चाहिए, कांग्रेस पार्टी का साथ देना चाहिए। और सिरसा लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं को मेरी अपील है कि 5वें नंबर पे हाथ के निशान के सामने का बटन दबा के आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी को भारी बहुमत से जिता के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायतें भेजें। धन्यवाद। जय हिंद।